हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम तीन एक्सरसाइजेस को करेंगे 3.4, 3.5 एंड 3.6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3.4 एक्सरसाइज सॉल्व करना है। हमें दो इक्वेशंस गिवन है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन वर्ड का क्या मतलब है? एलिमिनेट करना मींस किसी चीज को खत्म करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी हमें टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस गिवन हैं उनको नेमिंग दे देंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। देन हमने क्या करना है, इनके जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो भी कॉफिशिएंट लगा है उसको हमने इक्वल करने की कोशिश करनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पर x के साथ 1 है, यहाँ पर x के साथ 2 है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो x के साथ वाला कॉफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा दोनों इक्वेशंस में। तो हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे सो दैट कि इनको बाद में सॉल्व करना इजी हो जाए। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट साइड को भी करना है और राइट साइड को भी करना है। 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज 10। देन हमें पता है कि अब सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को देखेंगे। यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट किया वहां से हमने y की वैल्यू को निकाला दैट इज 6/5। जब हमने y की वैल्यू को निकाल लिया तो हम किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू 5 माइनस का 6/5 एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। सॉल्व करने का मतलब था x एंड y की वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, तो कॉफिशिएंट को इक्वेट किया हमने। नेक्स्ट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमारे पास अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो उनके जो डिजिट हैं उनकी सम कितनी है? दैट इज 9। जैसे मैं 81 की बात करूं तो वहां पर अगर 8 और 1 को मैं ऐड करूंगी तो 9 आ जाएगा। 81 वैसे भी हमारा 2 डिजिट्स का ही तो नंबर है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर इसी नंबर को आप 9 टाइम करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। वो इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स करना होगा वो वाला नंबर जो कि हमने उसके डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करके लेना है। ठीक है, फाइंड द नंबर, हमें नंबर का पता करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास अगर कोई भी, मान लीजिए हमारे पास 81 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 है वो कौन सी प्लेस पर है? यूनिट्स प्लेस पर है, उसे हम यूनिट प्लेस डिजिट कहते हैं। जो हमारा 8 है वो कौन सी प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर है। तो बेसिकली ये नंबर बना कैसे? जो टेंस प्लेस पर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो वंस प्लेस पर है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना आ गया? 8 10 का 80 प्लस 1 1 का 1। तो 80 में 1 को ऐड किया तब जाकर हमारा 81 आया। दैट मीन्स कि कोई भी नंबर कैसे बनता है? जो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट होती है। ठीक है, हमने पहले सपोज किया क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, यहाँ पर तो मैंने एग्जाम्पल ली इसलिए मैंने 81 लिख दिया। वैसे हमने जो भी 2 डिजिट नंबर लेना है उसकी यूनिट प्लेस को हमने माना कि x है और उसकी टेंस प्लेस को हमने माना कि वो y है। तो हमारा नंबर क्या होगा? ओरिजिनल। हमें पता है जो टेंस प्लेस पर है उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, सो हमने y को 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड क्या करना है? जो हमारा यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है नंबर दैट इज x। तो हमारा नंबर क्या बन गया? 10y प्लस x। तो देन हमने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखना है कि जो हमारे दोनों
जो डिजिट है उन दोनों की सम किसके इक्वल आ रही है, 9 के, इसलिए मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो जब हमने डिजिट्स को रिवर्स किया तो हमारा नया नंबर क्या बनेगा, अब हम उलट मान लेंगे कि जो पहले हमारा यूनिट प्लेस पर था वो अब टेंस प्लेस पर आ जाएगा और जो पहले टेंस प्लेस पर था वो अब यूनिट प्लेस पर आ जाएगा, इसीलिए 10x प्लस वाई। आप ये भी कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर था वहां पर आपने y को x के साथ और x को y के साथ रिप्लेस कर दिया। तो आगे आप देखेंगे जो हमारा पहला नंबर था उसका 9 टाइम्स करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स किसको करेंगे, जो हमारा रिवर्स करके ऑर्डर ऑफ डिजिट्स को नया नंबर आया, मींस न्यू नंबर को हमने यहां पर लिख दिया। देन हमने 9 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड पे, 2 से मल्टीप्लाई किया राइट साइड पे, इनको एक ही जगह पर हम लेकर आए इक्वल टू 0 की फॉर्म में बना दिया, वहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई और वहां से हमने 11 को कॉमन लिया, उसके बाद हमारी इक्वेशन आ गई -x प्लस 8y इक्वल टू 0। तो अब हमें पता है कि एक हमारे पास गिवन कंडीशन थी कि दोनों जो डिजिट हैं उनकी एडिशन इक्वल टू 9 है और एक हमने x एंड y की फॉर्म में और इक्वेशन लिखी। जब इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर मैंने एडिंग करके सॉल्व किया है, बिकॉज यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर -x है, अगर आप ऐड करोगे तो हमें पता है कि x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो वहां से y की वैल्यू मैंने निकाली दैट इज इक्वल टू 1। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज इक्वल टू 8। तो यहां से हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, 10y प्लस x में हम y एंड x की जगह पर जो भी वैल्यूज आई हैं उनको पुट करेंगे और यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल नंबर आया दैट इज 18। तो आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट डिजिट 1 है और सेकेंड डिजिट 8 है, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। मीना बैंक में जाती है पैसे निकलवाने के लिए, 2000 रुपए निकलवाती है और वो कैशियर से कहती है कि उसे सिर्फ 50 के और 100 के नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो उसे सारे नोट कितने मिलते हैं 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो हमने जे निकालना है कि कितने नोट उनमें से 50 रुपए के होंगे और कितने नोट उनमें से 100 रुपीज के होंगे। तो सबसे पहले वही हम लेट करके चलेंगे कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितने हैं x और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 कितने हैं y। तो यहाँ पर हमें पता है कि 50 के नोट x हैं और 100 के नोट y हैं, तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो टोटल अमाउंट आपकी कितनी है दैट इज 2000। तो यहाँ से मैंने 50 को कॉमन लिया और 50 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 40। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। देन हमने क्या करना है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि टोटल नोट कितने हैं 25। तो जो 50 रुपए के नोट हैं वो x हैं, जो 100 रुपए के नोट हैं वो y हैं। जब आप x प्लस y करोगे तो इक्वल टू 25 आएगा। जहां पर हमने क्या किया था, जितने नोट थे उनको मल्टीप्लाई किया था कि अगर वो 50 का नोट है तो हमारे पास अमाउंट आनी थी, यहाँ पर हमने काउंटिंग की बात की है। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर हमें पता है कि x का कोफिशिएंट सेम है दैट इज 1, तो सिंपली आप उनको माइनस कर लीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ गई 15 और यहाँ से आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कीजिए और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने फर्स्ट में पुट किया, मेरी x की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब कि जो हमारे 50 रुपीज के नोट हैं वो कितने हैं 10 हैं और जो मेरे 100 रुपीज के नोट हैं वो कितने हैं
15 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for each day thereafter। तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसके पहले जो 3 दिन है उनके लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद जो एडिशनल चार्ज होगा ईच डे के लिए उसकी बात करते हैं। सारिथा पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days while Suzy paid ₹21 for the book she kept for 5 days। तो यहाँ पर सारिथा ने 27 रुपए दिए एक बुक के लिए जो उसने 7 days तक अपने पास रखी, और जो सूसी है उसने ₹21 दिए उस बुक के लिए जो उसने अपने पास 5 days के लिए रखी। तो हमने फिक्स चार्ज को भी निकालना है और ईच एक्स्ट्रा डे का कितना चार्ज देना पड़ता है उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि लाइब्रेरी के जो फिक्स चार्ज हैं पहले 3 दिन के लिए वो ₹X है, और जो पर डे के अकॉर्डिंग एडिशनल चार्ज लगता है वो ₹Y है, जो कि 3 दिन के बाद के समय का है। तो गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं जो फिक्स है वो तो लगेगा ही, तो x को तो ऐड करना ही है, लेकिन पहले उसने जो बुक है हमें पता है कि जो पहले वाले 3 दिन है उसमें तो फिक्स लग गया, उसके बाद 7 में से बाकी के 3 दिन आपने निकाल दिए तो कितने दिन बचे, 4 days बचे। तो आपने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया जो अपने एडिशनल चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग माना था उसके साथ, मीन्स कि y के साथ आपका आंसर आ गया 27। और यहाँ पर सेकंड सूसी के लिए आपको पता है कि x तो उसने फिक्स चार्ज पे करना ही है जो पहले 3 दिन के लिए है, लेकिन उसके टोटल डेज कितने थे 5, उसमें से जो पहले 3 दिन वो निकल गए तो बाकी एडिशनल कितने बचे 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे y से, और इक्वल टू किसके आ जाएगा 21 के जितने उसने पैसे पे किए। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस आ गई, सिंपली आप किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो x कैंसल हो गया और वहां से अपने y की वैल्यू निकाली वो आपकी 3 आ गई। बाद में y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं और आप x की वैल्यू निकालोगे वो आपकी 15 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि पहले 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज लगता था दैट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो वो 15 रुपए लगता था। जो ईच एडिशनल डे के लिए चार्ज लगता था वो y रुपीज था, दैट मीन्स कि वो 3 रुपए लगता था। नेक्स्ट 3.5 एक्सरसाइज है, इसमें हमने सबसे पहले चेक करना है कि वाइदर हमारे पास जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उनका यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। अगर वहां पर यूनिक सोल्यूशन आता है तो वहां पर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उनको फाइंड आउट करना है। तो आपने पहले भी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि हम कैसे कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके फाइंड आउट करते थे कि हमारा कौन सा सोल्यूशन आ रहा है। ये हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं और इनको मैंने लेफ्ट साइड में लिख लिया, इसके बाद इक्वल कर दिया इनको 0 के साथ। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने इनको कंपेयर किया जो हमारी जर्नल फॉर्म है उनके साथ, उसके बाद A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू मैंने लिख दी। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी 2/3 आ गई, B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकाली तो 1/2 आ गई, C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकाली तो 5/8 आ गई। तो हमें पता चल रहा है कि अगर हम A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की बात करते हैं तो वो दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा कौन सा सोल्यूशन है, यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन है। तो हमने पहले ही लिखा था कि अगर यूनिक सोल्यूशन आता है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के साथ उसको आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपने क्या करना है, जिसको हम 2-3-1-2 रूल भी कह सकते हैं, ठीक है, 2312 फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहले आपने जो आपकी इक्वेशन है उसके सेकंड नंबर पे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं आपको इक्वेशन दिखाती हूं, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है। देखिए आप यहां पर क्या है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है,
नंबर टू पे मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 3 पे, तो 3 पे मतलब यहाँ तीसरे स्थान पर -5 और -8 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद अपने 1 की बात करनी है, तो 1 पे क्या है, 2 और 3 है, वो मैंने लिख दिया। इसके बाद फिर से वही आएगा जो अपने स्टार्टिंग में लिखा है, 2 ही आएगा। मींस कि दूसरे नंबर पे क्या था, यानी कि y के कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इक्वेशंस को देखना है, क्या वो आपकी पहले x के कोफिशिएंट वाली है, बाद में y के कोफिशिएंट वाली है, बाद में आपकी कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मींस कि दोनों इक्वेशंस में आपको सिमिलर फॉर्म रखनी है। ठीक है, तो आगे देखिए हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे यहाँ पर जो मैंने इक्वेशंस लिखी थी, ठीक है, उनको हमने इक्वेट कर दिया था पहले ही 0 के साथ। जो भी हमारी फॉर्म थी, कांस्टेंट टर्म थी, उसको हम लेफ्ट साइड पे ले आए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने x लिखना है, उसके बाद हमने y लिखना है, उसके बाद हमने 1 लिखना है, इसीलिए यहाँ पर हमने 1 लिखा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो C1 और C2 था उनको हम लेफ्ट साइड पे ले आए थे और इक्वेट कर दिया था 0 के साथ, तभी हमने 1 लिया है। तो आप देखिए यहाँ पर आप -1 भी लिख सकते हैं इन सम केसेस, लेकिन वो तभी लिखोगे अगर आप इनको इक्वेट नहीं करते हो 0 के साथ। अगर ये C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू इधर आ जाए इक्वल टू के साथ, राइट साइड में आए, तो आप -1 लोगे। तो अगर कहीं पर ऐसा भी किया तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x, y और 1 लिखा, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के साथ इनको सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम क्यों रखा है, देखिए 1 को आपने -8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में नेगेटिव साइन आएगा। 2 को आपने -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बीच में नेगेटिव का साइन, -8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो देन आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, माइनस का साइन, 3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे इधर वाली साइड को पहले मल्टीप्लाई करना है, बीच में नेगेटिव लिखे, फिर इधर वाली साइड को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बाद आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -8 + 10, तो इसी तरीके से ये वैल्यूज आ गई आपके पास। यहाँ पर आपका क्या आएगा, x/2 = y/1 = 1/1। तो अब आपने रेशियोज को कैसे लेना है, पहले अपने पहली और तीसरी रेशियो को लेना है, फिर अपने दूसरी और तीसरी रेशियो को लेना है। तो अगर आप पहली और तीसरी को लेते हो मीन्स x/2 = 1/1, तो आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका x कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आप y/1 = 1/1 करते हो तो y कितना आ गया, 1 आ गया। यही हमने फाइंड आउट करना था। तो नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू आपने निकालनी है, जिसके लिए हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका सोल्यूशन नो सोल्यूशन होना चाहिए। तो आपकी नो की कंडीशन आपने यहाँ पर लगानी है, उसी का यूज करना है। हमें इक्वेशंस गिवन है, सबसे पहले हमारा काम है उनको लेफ्ट साइड पे लाके इक्वेट करना है अपने 0 से। उसके बाद अपने कंपेयर करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की आपने वैल्यू लिख दी, बाद में अपने रेशियोज को निकाला, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ k ही वैल्यूज आएंगी। तो आपको पता है कि यहाँ पे नो सोल्यूशन है, दैट मीन्स कि उसकी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर अगर आपने इसकी वैल्यूज को पुट किया तो आपकी ये कंडीशन बनी। पहले आपने क्या किया, यहाँ पे आपने रेशियोज को कंसिडर किया, तो आपने पहली और दूसरी को लिया, ठीक है, जो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो वहां पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद आप सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देन आप बात करोगे b1/b2 एंड c1/c2 की, ठीक है, जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल का साइन डाला है। यहाँ पर अगर आप इनको इक्वेट करते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो आपकी k की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, -2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारी दो कंडीशंस आ गई हैं कि अगर आपकी k की वैल्यू इक्वल टू 2 होगी, जहां अगर आपकी k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -2 होगी,
तो आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका नो सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिए, जश ने स्कोर किए हैं 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, तो 3 मार्क्स उसको मिले हैं ईच राइट आंसर के लिए और 1 मार्क उसने गवा दिया है ईच रॉन्ग आंसर के लिए। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, तो करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स का अवार्ड दिया और उसके डिडक्ट हो गए, मीन्स कि कम हो गए, काटे गए 2 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो जश ने जो स्कोर किया वो 50 मार्क्स किया यहाँ पर। तो आप बताइए कि उसके टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, जो हमने फाइंड आउट करना है वहीं से हम लेट करके चलते हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि उसके राइट आंसर्स कितने हैं x, उसके रॉन्ग आंसर्स कितने हैं y, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। अब राइट भी हैं रॉन्ग भी है, मीन्स कि उसने कुछ एक राइट किए हैं कुछ एक उसने रॉन्ग किए हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तभी पता चलेगा ना कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो x प्लस वाई कर दिया मैंने। तो पहले उसने कहा कि 3 मार्क्स उसको राइट के लिए मिले, तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया और 1 मार्क उसका काटा गया जो उसका रॉन्ग आंसर था, तो 1 को y से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर नेगेटिव साइन डाला है, वो क्यों डाला है, बिकॉज उसने लूज किए मार्क्स, कम हुए, इसके लिए हमने नेगेटिव डाला है। तो इक्वल टू किसके आ जाएगा 40 है जो उसने मार्क्स लिए। तो ऐसे ही बाद में क्या है, 4 मार्क्स राइट के लिए हैं, 4 इंटू एक्स, तो 2 उसने डिडक्ट किए हैं, तो 2 के साथ y विद नेगेटिव साइन इक्वल टू किसके आएगा, कितने मार्क्स आए उसके 50 आए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 को कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो वहां पर इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब आपके पास एक ये इक्वेशन है कि ये इक्वेशन है, तो आपने इनको किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स एंड वाई की वैल्यूज आपने निकाल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, आपको पता है कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इनके साइंस को चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, वहां पे नेगेटिव हो गया, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब आपने जो पहले वाला साइन है और जो आपने नया साइन लिखा है उनके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, प्लस माइनस आपने माइनस करनी है। 3x में से 2x को निकाला तो 1x आ गया, ठीक है। माइनस का y, ये क्या हो गया, अब नए वाला साइन हो गया ना, प्लस y, तो ये दोनों काट हो गए। तो 40 में से 25 को आपने माइनस किया तो आपका 15 आ गया। x की वैल्यू को निकालने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में आपने पुट किया और आपने y की वैल्यू निकाल ली। यहां से आपको पता चला कि देखिए आपने x एंड y की वैल्यू को निकालकर वहां पर खत्म नहीं कर देना है अपने क्वेश्चन को। आपको पता है उन्होंने पूछा है कि कितने क्वेश्चंस टेस्ट में पूछे गए थे, तो आपने x और y को ऐड करना है वहां पर, दोनों को, राइट वाले भी और रॉन्ग वाले भी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, places A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. दो हमारे पास प्लेसेस हैं A एंड B जिनमें डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का हाईवे पर। तो ए कार अगर A पॉइंट से स्टार्ट करती है, अनदर B पॉइंट से स्टार्ट करती है सेम टाइम के ऊपर, if the cars travel in the same direction at different speeds they meet in 5 hours. अगर कार्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी अलग अलग स्पीड से तो वो 5 घंटे में मीट करेंगी, मिलेंगी। अगर वो टुवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल करती हैं तो वो 1 घंटे में मिल जाएंगी। मतलब डायरेक्शन का ही सारा मामला है। What are the speeds of the two cars? तो कार्स की आपने स्पीड निकालनी है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने वो वाली कार की बात की जो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, उसकी अपने स्पीड को माना, जो आपने निकालना है वही आपने लेट करना है, x किलोमीटर पर आवर। देन अपने जो बी से स्टार्ट हुई उसकी मान ली स्पीड y किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि पहला केस आपने लेना है जब आपकी कार से सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इसीलिए मैंने एरो कुछ इस तरीके से लगाया। देन मैंने माना कि जे ऐसे ही चलती जाएंगी और दोनों कार्स चलती गई तो सी पॉइंट कोई ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पर जब दोनों मीट करेंगी, ठीक है। तो हमें पता है ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, अपार्ट लिखा है ना, तो इनमें हमारा डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो अगर मैं मान लूं कि कार्स सी पॉइंट पे जाके मिलेंगी आफ्टर 5 आवर्स हमें गिवन है, तो कितना कार
ने डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम ए पॉइंट, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के। तो अब जो ए कार ने डिस्टेंस कवर करना है सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, दैट इज ए सी, तो उसको इक्वल किसके लिख दिया, स्पीड कितनी है ए कार की, एक्स है, टाइम कितना है 5 आवर्स लग रहे हैं। तो अगर कार दूसरी की आप बी पॉइंट से बात करते हो, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड इनटू टाइम किया। अब बी ने कितना कवर करना है, बी से लेकर सी तक, तो बी सी इक्वल टू किसके आ जाएगा, स्पीड कितनी है वाई, उसको मल्टीप्लाई किया टाइम के साथ अपने, यानी कि 5 घंटे का टाइम था तो 5 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको एक चीज क्लियर होगी, आप यहाँ पे देखिएगा कि AC की वैल्यू हमारी 5x आ गई और BC की वैल्यू हमारी 5y आ गई, ठीक है। लेकिन हम AC टोटल को कैसे लिखेंगे, टोटल को लिखने के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, मींस AB में हमने BC को क्या कर देना है, ऐड। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है AC इक्वल टू AB प्लस BC। देन हमारे पास AC और BC की वैल्यूज हैं, वो मैंने पुट कर दी, ठीक है, यहाँ पर मैंने पुट की, और AB की वैल्यू कितनी है, 100 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है। वहां पर आपने इक्वेशंस को एक ही साइड पे लाके एक इक्वेशन बना ली, x माइनस वाई इक्वल टू 20। देन अपने सेकेंड केस को लेट किया, यहां पर आपने कहा कि कार्स अगर टुवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल कर रही हैं, तो इसकी डायरेक्शन ए हो गई, इसकी डायरेक्शन इधर को हो गई, तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा डी, यहाँ पर जो मीट करेंगे, हम मान के चलते हैं, तो इनमें डिस्टेंस तो उतना ही है तो ए और बी प्लेसेस 100 किलोमीटर अपार्ट, तो हमने माना डी पॉइंट में मिलती हैं और टाइम कितना लगता है, 1 आवर लगता है, ये हमें गिवन है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया कार ने ए पॉइंट से, हमें पता है कि वो कितना आ जाएगा, ए से डी तक पहुंचने के लिए ए डी, ठीक है, इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम x इंटू 1, क्योंकि टाइम कितना लगा, 1 आवर लगा। सो देन हमने देखना है कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम बी पॉइंट, स्पीड इनटू टाइम लिया, तो यहाँ पे आप BD भी लिख सकते हो, DB भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, इक्वल टू किसके आ जाएगा, y इंटू 1 के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी दो इक्वेशंस आ गई, AD इक्वल टू x एंड BD इक्वल टू y। तो आपको पता है कि आप AB को कैसे लिखोगे, AD प्लस DB करोगे। जब आपने ऐसा किया, आपने उसमें वैल्यूज को पुट किया, पुट करने के बाद आपका जो 100 है वो AB की वैल्यू है, वहां से आपके पास एक इक्वेशन आ गई। देन दोनों को आप ऐड करके सिंप्लीफाई करे हो, x आपका 60 आ गया, किसी एक इक्वेशन में पुट करिए, y की वैल्यू 40 आ गई। तो 1 कार की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और अनदर कार की स्पीड कितनी है, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट देखिए, लास्ट एक्सरसाइज है 3.6। यहां पर हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन उनको लीनियर इक्वेशंस की पेयर की फॉर्म में पहले रिड्यूस करना होगा। ये हमारी गिवन इक्वेशंस है। यहाँ पर आप देखिए कि 1/√x आ रहा है, 1/√y आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 1/√x है, 1/√y है। तो हमने तो जो इक्वेशंस की वो x एंड y की फॉर्म में थी, राइट, तो इनको भी हमने चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, आप 1/√x को p पुट कर दीजिए, 1/√y को आप q पुट कर दीजिए, इनको सिंपल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपने कन्वर्ट कर लिया इनको ऐसे, 2 इंटू पी प्लस 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2 आ गया, 4 इंटू पी माइनस 9 इंटू क्यू इज इक्वल टू -1 आ गया। तो आप लेफ्ट साइड पे लाके 0 के साथ इक्वेट कर दे, उसके बाद अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड ही लगाना है। तो 2312 फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले दूसरे नंबर वाली आपने टर्म्स यहाँ पर लिख दी, कॉफिशिएंट लिख दिए, फिर आपने तीसरे नंबर वाले लिख दिए -2 एंड 1, पहले नंबर पे 2 एंड 4, देन आपने फिर से दूसरे वाले लिखने हैं 3 एंड -9। तो देन आपने यहाँ पे P, Q और 1 लिखना है, क्योंकि इक्वेट किया हुआ है 0 से, तो यहाँ पर +1 आएगा। यहाँ पर आप P एंड Q की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। वहां पर हमने क्या किया था, x एंड y, तो यहाँ पर x एंड y लिखा था, यहाँ पर आपने P एंड Q लिखना है। तो यहाँ पर आप 3 इंटू 1 माइनस का साइन, -9 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 4 से मल्टीप्लाई, बीच में नेगेटिव, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से आप करोगे, इनकी वैल्यूज को आप फाइंड आउट करोगे, उसके बाद अपने रेशियोज को इक्वेट करना है। तो हमारे पास ये आ गया P अपॉन -15 इक्वल टू Q अपॉन -10 इक्वल टू -1 अपॉन 30। तो फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो की बात करोगे,
वहां से आपकी p की वैल्यू आ गई 1/2। सेकेंड एंड थर्ड की बात करोगे वहां से आपके q की वैल्यू आ गई 1/3। तो आपको अल्टीमेटली x एंड y की वैल्यू ही निकालनी है। आपने पहले p एंड q की फॉर्म में उसको लिखा है सो दैट आपके लिए वो इजी हो जाए निकालना। तो यहाँ पे 1/√x इक्वल टू p था, p की वैल्यू 1/2 थी, मैंने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे √x इक्वल टू 2 आ गया। अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको पता है ऑन बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करने से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर मीन्स की 4 आ जाएगा। यहाँ पर 1/√y इज इक्वल टू किसके है, q के। q की वैल्यू मैंने 1/3 पुट की, √y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 3। अगर आपने स्क्वायरिंग की तो आपका y कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन में आपको अनदर फॉर्म्स भी आ सकती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ऐसी इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पर इक्वल टू में जो हमारे पास टर्म्स है वो कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, वहां पर सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स को ही रखना है। तो आपको पता है यहाँ पर आपको एक्स वाई एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आपने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। जब आपने डिवाइड किया आपको पता है कि एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, 1/y रह जाएगा, यहाँ पे 1/x रह जाएगा। उसी की फॉर्म में मैंने लिख दिया दोनों इक्वेशंस को। लिखने के बाद अब ये पहले वाले की तरह बन गया, तो 1/y को आपने p पुट किया, 1/x को आपने q पुट किया। देन आपकी इक्वेशंस क्या बनी, p एंड q की फॉर्म में बन गई। अब मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, आप खुद करके देख लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपने इनको सिंप्लीफाई किया होगा। जब आप करोगे तो p की वैल्यू 1/2 आएगी, q की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपको पता है कि p क्या है, बेसिकली 1/y है, तो 1/y इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से y कितना आ गया, 2। q की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स कि 1/x की वैल्यू 1 है, तो वहां से आपका x कितना आ गया, 1। यही हमने निकालना था। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। तो आप देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपकी सेम है, इसको भी आप 1/this लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे भी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो अपने यही देखना है कि दोनों इक्वेशंस में सिमिलैरिटी क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने पुट करना है, ठीक है। तो इसको मैंने p पुट किया, इसको मैंने q पुट किया, उसके बाद पेयर ऑफ इक्वेशंस को मैंने रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे p प्लस क्यू इक्वल टू 3/4, यहाँ पे 1/2 को आप p के साथ मल्टीप्लाई करोगे, -1/2 को आप q के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल टू आ जाएगा -1/8। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 को आप एलसीएम में ले सकते हो, उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहां पे p माइनस क्यू इक्वल टू -1/4 आ गया। यहाँ पे p प्लस क्यू इक्वल टू 3/4 था, तो 4 को आपने इधर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट आपकी ऐसी इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 4p माइनस 4q दैट इज इक्वल टू -1, 2 इक्वेशंस आ गई। आपको पता है यहाँ पर भी 4p है, यहाँ पर भी 4p है, 4q तो आपके कॉफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है। तो सिंपली आपने सॉल्व जब किया, आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके किसी भी तरीके से इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो p की वैल्यू 1/4 आ गई, q की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। तो वहां पे आपने क्या करना है, जो आपकी p की वैल्यू थी, आपने जो स्टार्टिंग में लेट किया हुआ था, उसी में p की जगह पर और q की जगह पर आपने वैल्यू को पुट करना है। आफ्टर दैट आपके पास x एंड y में सिंपल इक्वेशंस बन जाएंगी, उनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और x एंड y की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो ऋतु की स्पीड है स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर पर आवर है, और जो करंट की स्पीड है मीन्स क्या वाटर की बात कर रहे हो वो y किलोमीटर पर आवर है। जब आप डाउन स्ट्रीम की बात करते हो तो वहां पर जो स्पीड होती है, जो पर्सन की स्पीड होती है और जो आपकी करंट की स्पीड है मीन्स की वाटर की स्पीड है, वो दोनों ऐड होती हैं। और जब आप अप स्ट्रीम की बात करते हो तो वो दोनों सबट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, जब आपने इफेक्टिव स्पीड निकालनी है। तो अगर आप यहाँ पे बोट की इफेक्टिव स्पीड की बात करते हो, यहाँ पर x एंड y ऐड होंगे, और अगर आप अप स्ट्रीम की बात करोगे वहां पर x एंड y सबट्रैक्ट होंगे, तो वो आ जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर।
तो जैसे आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने पहले क्या किया, स्पीड को लिखा x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, तो 20 को डिवाइड किसके साथ करेंगे, टाइम के साथ। टाइम कितना है 2 आवर्स, तो 2 के साथ डिवाइड किया इक्वल टू 10 आ गया। अब आपको पता है कि x एंड y मतलब उनकी सब्ट्रैक्शन वाली टर्म, जब आपने अप स्ट्रीम की बात करनी है वो किसके इक्वल आएगा, तो डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, ऊपर 4 आ गया, नीचे आपका टाइम आना है वो कितना है 2 घंटे हैं, तो 2 के साथ डिवाइड हो गया। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये दोनों इक्वेशंस को आपने अब सिंप्लीफाई करना है। आप इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना। x की वैल्यू 6 आ जाएगी, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना, y 4 आ जाएगा। मीन्स की स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, यानी जो x की वैल्यू थी, और करंट की स्पीड कितनी आ गई आपके पास, y किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. अगर आपके पास 2 women है 5 men है, तो वो दोनों मिलके काम को खत्म करते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क को खत्म करते हैं 4 दिनों में। तो अगर आपके पास 3 women है 6 men है, तो वो उसी काम को खत्म कर देंगे 3 दिनों में। Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by the one man alone. तो आपने निकालना क्या, आपने टाइम निकालना है कि एक विमेन कितना टाइम ले रही है काम को खत्म करने के लिए और एक मैन कितना टाइम ले रहा है। तो सबसे पहले उसी के हिसाब से आपने लेट करना है कि एक विमेन ने जितना टाइम लिया वो कितना है x डेज है, तो एक मैन ने जितना टाइम लिया वो कितना है y डेज है। तो अब आप देखिएगा कि हम कैसे इनको इक्वेट करते हैं। हम वर्क की बात कर रहे हैं और हम टाइम की बात कर रहे हैं जो हमें डेज में गिवन है, राइट। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट आएगी, जैसे आपने देखा कि अगर आपके पास 2 women है तो 2 इंटू 1 अपॉन x, ठीक है, प्लस 5 अपॉन y इज इक्वल टू, दिन कितने लग रहे हैं 4 डेज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4। देन आपने कहा कि अगर आपके पास 3 women है और 6 men है तो 3/x प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि उनको 3 दिन लग रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर यही देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 1/x लिया, 1/y लिया, इसको भी मैंने 1 की फॉर्म में लिखा। ऐसा क्यों, पहले तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट, रेसिप्रोकल में नहीं लेते थे, क्यों, लेकिन ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ वर्क है ना वो किसके इक्वल होता है 1 टाइम टेकन के, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि वो एम्ब्रॉयडरी वर्क को फिनिश करने में इतना टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने इनको रेसिप्रोकल में लिखा है। तो आगे हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, हम अगर कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, हमें सिंपली पता चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर चाहे तो इतना होता कि यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होता, ठीक है, जहाँ अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमने क्या करना है, जो इसका कोफिशिएंट है उसको पहले वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मतलब 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से। आपको पता है 3 को 2 के साथ करोगे तो 6 आ जाएगा, राइट। अगर आप सेकंड इक्वेशन की बात करोगे उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपने अगर 1/x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है तो, ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको 2 के साथ। अगर आपने y के करने हैं तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होनी थी, यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी थी। तो यहाँ पर जब आपने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ, सेकंड को 2 के साथ, उसके बाद लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई होनी है और राइट साइड भी मल्टीप्लाई होनी है, उसके बाद आपके पास ये दोनों इक्वेशंस आएंगी। यहाँ पर अब सिंपली अगर आप देखो 6/x है तो सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल हो गया। उसके बाद इन दोनों को आपने एलसीएम लेके सॉल्व किया, वहां से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। तो वहां पर जो वैल्यू आई उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, वहां से मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया, वो हमारी 18 आ गई। नेक्स्ट है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस।
तो रूही ट्रेवल कर रही है 300 किलोमीटर अपने घर तक पहुंचने के लिए। वो कुछ रास्ता जो है वो ट्रेन से कवर कर रही है, कुछ रास्ता जो है वो बस से ट्रेवल करके जाती है। तो उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन जाए, और बाकी के जो उसके बचते हैं किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस बचता है वो बस से अगर ट्रेवल करे तो। If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. इसका मतलब अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, बाकी के जो है वो बस से जाती है, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। दोनों की आपने स्पीड निकाली। आपको पता है कि जो हमने फाइंड आउट करना है सबसे पहले हमने वही लेट करना है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन हमने लेट कर ली, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड हमने मान ली 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब रूही ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। इसका मतलब उसने बस के साथ कितना डिस्टेंस कवर किया? तो टोटल हमारे 300 किलोमीटर थे, उसमें से 60 किलोमीटर निकल गए जो उसने ट्रेन से ट्रेवल किए थे। तो बस से कितने ट्रेवल किए, कितना डिस्टेंस कवर किया? 300 में से अपने 60 को माइनस कर दिया, 240 किलोमीटर आ गया। तो अब हमने देखना है कि अगर हमारा 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था तो कितना टाइम लगा उसको ट्रेन से जाने के लिए। 60/x, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को किसके साथ डिवाइड कर दिया? स्पीड के साथ। तो हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा कि अगर 240 किलोमीटर वो किससे जाती है? बस से। ठीक है, तो 240 को y से डिवाइड करेंगे, क्योंकि y किलोमीटर पर आवर हमारी क्या है, बस की स्पीड है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन गई 60/x प्लस 240/y, दैट इज इक्वल टू 4, बिकॉज यहाँ पर टाइम कितना है, 4 आवर्स हमें टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 60 को कॉमन निकाल लीजिए, और वहां पे आपकी इक्वेशन बन गई 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/15। तो आगे देखिए, अगर रूही ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना हो गया? 300 में से 100 को माइनस किया, तो बस से उसने ट्रेवल किया 200 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है? तो डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर, डिवाइड हमने किससे के साथ किया? स्पीड के साथ, तो 100/x आ गया। अगर बस की बात करते हो तो 200/y आ जाएगा। तो हमें पता है कि कितना टाइम लगता है, अब पहले से 10 मिनट ज्यादा लगते हैं ना। तो 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 4 इंटू 10/60। यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, 4 घंटे तो लगेंगे ही, उससे के साथ 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, तो उसको मैंने क्या किया, 10/60 कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने आवर्स में टाइम को लेना है इसके लिए। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से। तो 100 को हमने बाहर निकाला, उसके बाद आपने इसको क्या किया, दूसरी साइड जाके डिवाइड किया, आपकी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को बनाकर आपने इस फॉर्म में लिखा। आपको पता है कि यहाँ पर 1/x और 1/y की फॉर्म आ रही है, तो आप उसी को p एंड q की फॉर्म में लिख सकते हो, सो दैट आपकी सिंपल इक्वेशंस बन जाएं। तो यहाँ पर हमारी ये सिंपल इक्वेशंस p एंड q की फॉर्म में बन गई हैं। हमें पता है कि इनके कोफिशिएंट देखिए, p के दोनों तरफ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो सिंपली आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सो दैट कि p आपका कैंसिल हो जाए और आप q की वैल्यू को निकाल सको। वहां से आपकी q की वैल्यू आ गई माइनस करने के बाद 1/80। तो किसी भी एक इक्वेशन में आपने पुट किया, आपकी p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/60। अल्टीमेटली आपने निकालना क्या था, x एंड y की वैल्यू, तो 1/x इक्वल टू p किया, और उसकी वैल्यू आपने लिख दी 1/60। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई 60, 1/y को आपने q लिखा, उसको आपने 1/80 लिखा, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 80। दैट मीन्स कि ट्रेन की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।